Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video we are going to take up ISC Class 12 Economics 7th chapter, which is Law of Returns. I hope आपने मेरे सारे वीडियोस देख लिए हैं. अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप मेरे प्लेलिस्ट ISC माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर 2025 एंड 26 बैच मैंने पोस्ट किया है. उसमें मैंने सारे डिमांड से लेके अभी तक चैप्टर 6 के मार्केट मैकेनिज्म के सारे वीडियोस छोटे छोटे पार्ट्स में डाल दिए हैं. गो get your concepts built and then come back to this chapter. Now this chapter is extremely important, very important. Why? Because this is going to lay down your foundation for the other upcoming chapters. Production, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन बिहेवियर पढ़ेंगे. प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमारा कॉस्ट का एसोसिएशन प्रोडक्शन से ही आएगा. देन उसके बाद रेवेन्यू बिहेवियर आएगा एंड रेवेन्यू बिहेवियर के बाद हम लोग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम सीख के डेरिवेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह हम लोग करके माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे. सो अभी आने वाले जो 5 चैप्टर्स है इसके बाद एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. अगर आपको ये चैप्टर ठीक से नहीं समझ में आया या आपके लूप होल्स रह गए कॉन्सेप्ट बनने में, आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में भी डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा. सो एंश्योर कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो. एंड इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर क्वालिटी एक्सप्लेनेशन नोट्स कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है, कैसे आंसर्स लिखना है, फॉर दैट इफ यू आर एन एंड्रॉइड यूजर यू नीड टू डाउनलोड माई ऐप क्लास आर्यन ट्यूटोरियल्स. वहां पे ISC माइक्रो इकोनॉमिक्स एज अ पेड कोर्स फॉर ₹249 मैंने अपलोड किया है. उसको जाके चेकआउट कर लीजिए, परचेज कर लीजिए और डिले मत करिए. आपके एग्जामिनेशंस आर अप्रोचिंग नियर. एंड इफ यू आर एन iOS यूजर, Apple user, then I would recommend you to download Class Plus app and punch in my organization code which is PLYMMV. इसको पंचन करिए and you will be able to access the notes. Okay, so chalo, let's get started with chapter 7, which is law of returns. Now this chapter is about your production behavior. ठीक है, this chapter is about your production behavior. And if you decode the name of the chapter, law का मतलब क्या होता है? Law means a rule, right? It's a rule, a niyam, which is universal, applicable everywhere. And returns का मतलब हो गया यहाँ पे, return means your output. So output यानी प्रोडक्शन का, प्रोडक्ट का, जब भी हम लोग प्रोडक्शन अंडरटेक करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट, प्रोडक्शन कैसे बिहेव करता है, कैसे चेंज करता है, that is what this chapter tries to cover up. ठीक है, law of return. So starting with first of all, what is production? सबसे पहले प्रोडक्शन क्या होता है? क्या मैं बोलूं प्रोडक्शन इज नथिंग बट जस्ट द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन और कुछ नहीं है, जिस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, बनाना, itself is production, but this is not complete definition of production in economics. Why so? Because आप कुछ भी बना दोगे तो कुछ भी नहीं बिक जाएगा. कोई भी कंज्यूमर आपसे प्रोडक्ट क्यों खरीदता है? कुछ पाने के लिए. क्या पाने के लिए? यूटिलिटी पाने के लिए, सैटिस्फैक्शन पाने के लिए. तो वो यूटिलिटी ऐड करने का जिम्मेदारी प्रोड्यूसर्स का होता है. सो इसीलिए द कंप्लीट डेफिनेशन वुड बी इट इज एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग प्लस एडिंग यूटिलिटी टू द ऑब्जेक्ट. कि जो भी बनाया है, इफ दैट इज केपेबल ऑफ सैटिस्फाइंग द वांट्स एंड नीड्स ऑफ कंज्यूमर, ओनली देन वी से इट इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स. एंड यूटिलिटी कितने प्रकार से ऐड होगा ऑन द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स? कितने टाइप से यूटिलिटी ऐड किया जाएगा? 4. बाय चेंजिंग द फिजिकल स्ट्रक्चर वी हैव फॉर्म यूटिलिटी. By changing the place of production to the place of consumption, that is place utility. कि एक गुड जहां पे बना है उसको कहीं और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ट्रांसफर कर देना जहां पे उसका नीड है, that is place utility.
preserving, holding the good until they are sold off to consumer, that is time utility, and उसके अलावा providing various kind of services, that is service utility. ठीक है, so 4 टाइप से प्रोड्यूसर्स यूटिलिटी ऐड करता है अपने प्रोडक्ट में ताकि उसको यूजफुल बनाया जा सके, so that consumer can purchase it. So production is the act of making something plus adding utility to the object is complete definition of production in economics. I hope that is clear. चलिए, moving to the next topic, that is production function. Now हम लोग बहुत टाइम से फंक्शंस किए जा रहे, पढ़े जा रहे कि फंक्शन क्या होता है. एनी फंक्शन इज सपोज टू एक्सप्रेस अस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, राइट? y इज इक्वल टू f of x, जहां पे one is your dependent variable, for instance y is dependent upon the change in x. So production function is supposed to express the relationship between, अब आप खुद डिकोड करो, सोचो प्रोडक्शन का फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. सो प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आएगा? प्रोडक्ट खुद. अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट खुद एक वेरिएबल है वहां पे, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आउटपुट. प्रोडक्ट इज माय आउटपुट. एंड इस आउटपुट को बनाने के लिए, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए फैक्टर्स. वी नीड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि किसका काम करेगा? इनपुट. सो प्रोडक्शन फंक्शन किसके बीच का रिलेशनशिप बताएगा? प्रोडक्शन फंक्शन इज गोइंग टू टेल अस द रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज गोइंग टू टेल अस द फंक्शनल, कोई भी फंक्शन बताता है फंक्शनल रिलेशनशिप. प्लीज इस फ्रेज को याद रखिएगा, दैट एनी फंक्शन इज टू एक्सप्रेस अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. हमारे केस में सिंस हम लोग प्रोडक्शन का बात करें, सो इट विल बी बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट. ठीक है, आउटपुट एंड इनपुट, जहां पे आउटपुट वेरिएबल, प्रोडक्ट वेरिएबल इज डिपेंडेंट on the availability of inputs, that is factors. So it is independent, right? Output is dependent upon the availability of input. So उनके बीच का functional relationship is your production function, जिसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? हमेशा y साइड में डिपेंडेंट वेरिएबल आता है, सो मैं बोल सकता हूं दैट क्वांटिटी ऑफ x will depend upon the function of factor 1 plus factor 2 plus factor 3 plus factor 4 plus dot 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 n number of factors के ऊपर. ठीक है, that production will depend upon the availability of inputs till n number of items. So that is our production function. Now talking about inputs, that is type of input. आपने अपने जूनियर क्लासेस में इनपुट का क्लासिफिकेशन किया होगा एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर, राइट? यहां पे हम लोग इनपुट का क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं करते हैं, रादर हम लोग यहां पे इनपुट को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, कि क्या हम लोग इनपुट को वेरी यानी कि चेंज कर पा रहे हैं. अगर हाँ चेंज कर पा रहे हैं, then we'll categorize it as variable input, variable factors. एंड अगर टाइम लगता है कोई भी इनपुट को चेंज करने में, अगर समय लगता है, बहुत इजीली चेंज नहीं होता है, then we say that it is fixed factors या fixed inputs भी आप बोल सकते हो. Like for instance variable factors में मैं अगर बोलूं तो लेबर को बहुत इजीली इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट. बट वहीं फिक्स्ड फैक्टर्स का अगर बात करें, से फॉर इंस्टेंस योर लैंड और कैपिटल, इनको एडजस्ट करने में या इनको चेंज करने में टाइम लगता है, बहुत इजीली चेंज नहीं होते हैं, राइट? हमें लंबा समय चाहिए उनमें चेंजेस लाने के लिए. इसीलिए लेबर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा लेटर एल, एंड कैपिटल के लिए यहां पे वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट के, जहां पे एल रिप्रेजेंट्स योर वेरिएबल फैक्टर्स एंड के रिप्रेजेंट्स योर फिक्स्ड फैक्टर्स. इसीलिए एक और तरीका है प्रोडक्शन फंक्शन को लिखने का, विच इज क्वांटिटी ऑफ एक्स इज डिपेंडेंट अपॉन द फंक्शन ऑफ के कॉमा एल. ठीक है,
You can write it like this as well. So either या तो आप लिखो that production function is your relationship between output and input, जहां पे आप ये वाला फॉर्मेट को यूज कर सकते हो एक्सप्रेस करने के लिए. You can use this, that qx is equal to function of f1, f2, f3, f4, fn number of item तक. या फिर आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, you can use this as well to express your production function. I hope that is clear. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. कितने टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन होंगे? दो. ठीक है, टू काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. दैट टू इट इज एसोसिएटेड विद टाइम पीरियड. हमने टाइम पीरियड किया था ना सप्लाई चैप्टर में, इफ यू रिमेंबर. इफ यू डोंट रिमेंबर, आपको नहीं याद है, प्लीज आप जाके सप्लाई देख के आइए, क्योंकि इको में एवरीथिंग गेट्स इंटरकनेक्टेड. ओके, सो टाइम पीरियड के हिसाब से हमने किया था दैट देयर इज शॉर्ट रन एंड देयर इज लॉन्ग रन. सो शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे, शॉर्ट रन इज सच अ टाइम पीरियड जहां पे फिक्स्ड फैक्टर्स, मैंने आपको बताया था, फिक्स्ड फैक्टर्स remains constant. It does not change during short run, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम अवेलेबल नहीं है फिक्स्ड फैक्टर्स को, लैंड या कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए. सो शॉर्ट रन में जो भी प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना है, इंक्रीज करना है, दैट कैन बी डन बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स. सो शॉर्ट रन में खाली वेरिएबल फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स चेंज नहीं हो सकते हैं. वहीं टॉकिंग अबाउट लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर्स, इतना टाइम अवेलेबल है कि हम लोग सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं. इसीलिए लॉन्ग रन के लिए बोलते हैं दैट ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन लॉन्ग रन. कि कोई भी फैक्टर्स फिक्स्ड नहीं है, चाहे लैंड बोलो, कैपिटल बोलो, लेबर बोलो, सारे फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं लॉन्ग रन में. इसीलिए शॉर्ट रन में जो भी रिटर्न्स आते हैं, रिटर्न मतलब जो भी हमारा आउटपुट आता है, इट कम्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेरिएबल फैक्टर. इसीलिए लॉन्ग रन को बोला जाता है इट इज अ रिटर्न टू अ फैक्टर. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि शॉर्ट रन में जो भी रिटर्न्स आएंगे वो सिर्फ इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स, यानी हमारा लेबर. ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके ही सारे रिटर्न शॉर्ट रन में आते हैं. वहीं लॉन्ग रन में जो भी रिटर्न आता है, क्योंकि वो सारे फैक्टर्स के चेंज होने से आता है, मतलब लॉन्ग रन गिव्स यू द एडवांटेज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द स्केल ऑफ ऑपरेशंस. लार्ज स्केल प्रोडक्शन, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन आपने सुना होगा. सो लॉन्ग रन में जो भी रिटर्न आ रहा है वो स्केल के बेसिस पे है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न टू अ स्केल. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिटर्न टू अ स्केल, यानी कि ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारे ही फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, उसके वजह से बड़े पैमाने पे, बड़े क्वांटिटी पे आपका चेंजेस आ रहा है. सो प्रोडक्शन फंक्शन भी हमारा दो टाइप का है, विच इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन टाइम के हिसाब से, एंड वी हैव लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. जहां शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या इंप्लाई करता है कि अगर आउटपुट में चेंजेस लेके आना है तो वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स से ही आ सकता है. सो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन टेल्स अस अबाउट द functional relationship between output and input. It tells us the functional relationship between output and input, comma, where one input, सिर्फ एक input is variable, that is our labor, and all
others are fixed. बाकी सारे इनपुट चेंज नहीं हो सकते हैं. जबकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताएगा? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताएगा जस्ट अ सेकेंड, मैं लिख ही देता हूं. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताएगा फंक्शनल रिलेशनशिप between output and input where all the factors यानी कि inputs, all the inputs are variable. कोई भी input fixed नहीं है. यहां पे सिर्फ one input is variable and rest others are fixed. But for long run production function, all the inputs are variable. सारे ही factors simultaneously change हो सकते हैं. इसीलिए short run production function का जो भी return आता है उसको return to a factor बोलते हैं, and long run production function का जो भी return आता है उसको return to a scale बोलते हैं. इसको mathematically आप ऐसे भी लिख सकते हो that over here quantity of x is dependent upon the function of only variable input, that is labor function of L. जबकि यहां पे आप बोल सकते हो that quantity for an output is dependent upon the function of both fixed factor and variable factor. So k comma L, where k represents your fixed factor, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, and L represents your variable factor, that is labor. I hope that is clear. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन. अब हम लोग जो भी आउटपुट है उसको मेजर कैसे करते हैं, यानी कि अगर हमने इनपुट्स को यूज किया, इफ वी स्टार्ट मेकिंग यूज ऑफ इनपुट, जो भी आउटपुट आएगा उसको मेजर किस फॉर्म में किया जाएगा. सो यहां हमें कवर अप करना है 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, विच इज योर ऑन द बेसिस ऑफ चेंज रिगार्डेड एज मार्जिनल प्रोडक्ट, marginal product, on the basis of per unit, which is your average product, and if we sum up the change, summation of change will give us total product. So 3 concepts of production in total we are going to cover up, where change in product, that is your marginal, change is your marginal, per unit, that is average, and if we add up change, that is our total product. Now मैं अगर आपसे पूछूं change in product या marginal product क्या होगा, तो you will say that if we go on, marginal का मतलब क्या होता है, change, right? So if we go on increasing our quantity of input, उससे आउटपुट, एक एडिशनल इनपुट जो हमने इंक्रीज किया उससे आउटपुट कितना से इंक्रीज हुआ, दैट इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट. आपने पुराने चैप्टर में मार्जिनल यूटिलिटी किया था, राइट? मार्जिनल यूटिलिटी वाज चेंज इन यूटिलिटी, दैट इफ वी इंक्रीज द कंजम्पशन बाय 1 एडिशनल यूनिट, कितना सेटिस्फैक्शन उससे डिराइव होता है, दैट वाज मार्जिनल यूटिलिटी. Similarly, marginal product is to tell us कि if we increase the input by 1 more unit, 1 additional unit, उससे output में कितना change आएगा, that is your marginal product. उसके बाद उसी marginal को अगर हम लोग add करते चले जाए, if we go on adding up marginal, we are going to get our total, जो आपने वहां पे utility में भी किया था, that summation of marginal utility is total utility. So over here, summation of marginal product will give us total product. एंड एवरेज का मतलब हो गया पर यूनिट. पर यूनिट का मतलब हुआ कि जितना भी टोटल आउटपुट बना है
उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं बाय द नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जितने भी वर्कर्स ने काम किया है, तो ऑन एन एवरेज हर एक वर्कर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है प्रोडक्शन में, वो हमें एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, सो इसको निकालते कैसे है? मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी टेकन आउट एज TPN माइनस TPN-1, जैसे आपने TUN किया था वहां पे यूटिलिटी में मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए, वैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी TPN-1, या फिर आप इसको बोल सकते हो, और यू कैन से दैट marginal product will be your change in total product by your change in variable factor, that is change in labor। कि अगर एडिशनल लेबर को मैंने चेंज किया, इंक्रीज किया इन ऑर्डर टू इंक्रीज माय प्रोडक्शन, तो उसमें से कितना चेंजेस आएगा, दैट इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट। नाउ इसी मार्जिनल प्रोडक्ट को अगर हम लोग सम अप कर दे तो हमें हमारा टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा, एंड इसी टोटल प्रोडक्ट को अगर हम लोग डिवाइड कर दे बाय द नंबर ऑफ लेबर से, वेरिएबल फैक्टर से, तो हमें हमारा एवरेज प्रोडक्ट मिल जाएगा। फॉर इंस्टेंस सपोजिटली मैं बोलता हूं, आइए इसको समझाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, दैट सपोजिटली मैंने एक लेबर लगाया एंड उसने अकेले ने बनाया है 20 यूनिट्स। ठीक है, उस एक लेबर ने बनाया है 20 यूनिट, तो आपका चेंज हो गया उसका 20। मैं आपसे पूछता हूं उसका टोटल कितना होगा, तो टोटल आप क्या बोलोगे? टोटल इज समेशन ऑफ MP, दैट इज चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्ट। सो उसने 20 बनाया, सो उसका टोटल भी 20 है। एंड अगर मैं आपको बोलूं कि उसका एवरेज अकेले का कितना है, सो इट इज 20 डिवाइडेड बाय 1, सो इट इज TP/L विच इज 20 यूनिट्स। मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपने सेकंड लेबर को एम्प्लॉय किया एंड वो सेकंड लेबर बना रहा है 30 यूनिट्स, तो उसका चेंज जो वो लेके आ रहा है दैट इज 30 यूनिट। अगर मैं आपको टोटल पूछूं आप दोनों मिलके कितना बना रहे, तो आप बोलोगे 50 यूनिट विच इज 30 + 20। एंड ऑन एन एवरेज अगर मैं आपसे पूछूं कि वो लोग कितना बना रहे, तो आप बोलोगे 50 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 25 यूनिट्स ईच। ऑन एन एवरेज 25-25 यूनिट एक एक लेबर बना रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं? नाउ सपोजिटली थर्ड लेबर को हायर किया है, वो अकेला 40 यूनिट्स बना रहा है, तो उसका चेंज हो गया 40। टोटल अगर मैं आपसे पूछूं तीनों मिलके कितना बना रहे हैं, तो आप बोलोगे 90। एंड अगर मैं बोलूं ऑन एन एवरेज कितना बना रहे, तो आप बोलोगे 90 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 30 ईच, हर एक लेबर। ठीक है, सो टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट वी गेट, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग fixed factors with variable factors. Average product is the per unit output produced of a variable factor per unit, कि on an average एक एक लेबर कितना बनाता है। And marginal product is your change in the output, change in the production when one more additional variable factor is employed। जब एक और एक्स्ट्रा लेबर को हायर करते हैं तो उससे जो भी प्रोडक्शन में चेंज आएगा वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल में, विच इज बिहेवियर ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, या इसको रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हैं, या इसको बहुत सारे लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, बिहेवियर ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या रिटर्न टू अ फैक्टर, और इट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। नाउ प्लीज इसका नाम को डिकोड करिए। लॉ इंप्लाई करता है, लॉ मीन्स दैट इट इज अ रूल। ठीक है, इट्स अ नियम, इट्स अ रूल। व्हाट इज वेरिएबल ओवर हियर? वेरिएबल इज योर इनपुट। ठीक है, वेरिएबल इज योर इनपुट, दैट इज योर वेरिएबल फैक्टर। एंड प्रपोर्शन कहने का मतलब हुआ कि अगर हम लोग वेरिएबल फैक्टर को एक सर्टेन प्रपोर्शन से शॉर्ट रन में कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करे तो बिहेवियर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन कैसा आएगा, मतलब शॉर्ट रन में आउटपुट के रिटर्न टू अ फैक्टर कैसे आएंगे। हमेशा याद रखिएगा दैट शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग शॉर्ट रन का ही बात कर रहे हैं, जिसमें आपने पढ़ा
आपने सीखा कि शॉर्ट रन में अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो बढ़ाया जा सकता है. आउटपुट प्रोड्यूस्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स, यानी कि ओनली लेबर्स को हम लोग शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं, but our fixed factors remains constant in the short run. Fixed factor cannot change during the short run time period. ठीक है? So this equation is very important to remember the entire concept of short run production function, that it is possible to increase the level of output in short run, but only by bringing about a change in the variable factor. यानी कि लेबर्स को इंक्रीज करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है. शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर जैसे कि लैंड या कैपिटल इंक्रीज नहीं हो सकता है. प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज बाय ब्रिंगिंग अबाउट एनी चेंज इन द फिक्स्ड फैक्टर्स. आई होप दैट इज क्लियर. तो इसी के जो रिटर्न्स आएंगे कि इसी इक्वेशन को पकड़ के अगर हम लोग कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली if we go on applying, ठीक है, if we go on applying more and more of variable factors on the given fixed factor, given का मतलब हो गया कि fixed factors change नहीं हो रहे हैं, यानी कि constant. So if we go on applying more and more of variable factors on the given fixed factors, comma, total product के साथ क्या होगा, ठीक है, what will happen to total product, यानी हमारे जो रिटर्न्स होंगे वो रिटर्न्स कैसे चेंज करेंगे. आइए इसको समझते हैं. नाउ एग्जाम्पल के तौर पे चलो हम लोग ले लेते हैं एक land. ठीक है, I'll take the example of a land, agricultural land, which is capable of giving 150 क्विंटल of crops. ठीक है, इसमें आप 150 क्विंटल ऑफ क्रॉप्स उगा सकते हो. नाउ ये लैंड है काफी बड़ा, 10 एकर्स का लैंड है. ठीक है, 10 एकर्स का लैंड है एंड लैंड अपना क्या हो गया, फिक्स्ड फैक्टर्स हो गया, जो कि शॉर्ट रन में तो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं हो सकता है. सो अगर हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है शॉर्ट रन में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करके अपना आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, अपने क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं. सो कहने का मतलब है अगर मैं कॉन्स्टेंटली वेरिएबल फैक्टर्स को इस लैंड के ऊपर अप्लाई करूं तो हमारे आउटपुट का रिटर्न कैसा आएगा, प्रोडक्शन बिहेवियर कैसा निकलेगा. अब ये 10 एकड़ का लैंड और मान लीजिए इसके ऊपर खाली एक लेबर, सिर्फ एक लेबर यूज कर रहा है इस 10 एकड़ के लैंड को. सो द साइज ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स इनिशियली इज वेरी लार्ज एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि अकेला लेबर पूरा फिक्स्ड फैक्टर को कंप्लीटली यूटिलाइज कर सके. देयरफॉर इनिशियली ऐसा होता है ना कि जब प्रोडक्शन शुरू होता है and when the demand for the product in the market is limited, so जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है उसको पूरा यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है. ठीक है, या ऐसा होता है कि इनिशियली फिक्स फैक्टर्स या मशीन्स जो होते हैं वो इतना उनका बड़ा साइज होता है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वन लेबर और टू लेबर टू मेक अ कंप्लीट यूज ऑफ दैट फिक्स्ड फैक्टर. इसीलिए सम अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर्स रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड. सो अगर एक लेबर इस लैंड के ऊपर काम करता है तो मैं मान लेता हूं वो जो रिटर्न्स निकाल पाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल पाएगा, दैट विल बी 20 क्विंटल्स अकेला. ठीक है, बिकॉज ही इज नॉट बीइंग एबल टू मेक यूज ऑफ द एंटायर फिक्स्ड फैक्टर्स अलोन. बट द मोमेंट यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, दैट इज योर लेबर, अगर वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, डोंट यू थिंक दैट फिक्स्ड फैक्टर्स विल गेट बेटर यूटिलाइज्ड, ज्यादा अच्छे से काम को बांटा जा. अब बेचारा एक लेबर उस लैंड के ऊपर अकेले खुदाई कर रहा है, अकेले ही सीड्स को सो कर रहा है, अकेले ही वाटर कर रहा है, अकेले ही हार्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ अकेले ही कर रहा है. सो ऑब्वियस बात है, one individual person cannot do everything on its own. Rather, we have studied in our junior classes as well that if the work gets divided, अगर लोगों के बीच में काम बढ़ जाता है
सो दैट लीड्स टू एफिशिएंसी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड डिविजन ऑफ लेबर की वजह से प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज देन वन पर्सन कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन वन टाइप ऑफ वर्क। सो इसीलिए इफ इनिशियली अगर मैं लेबर्स के क्वांटिटी को इंक्रीज करूं फिक्स फैक्टर्स के ऊपर जो कि कांस्टेंट है, हमारा रिटर्न जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, इनिशियल लेवल पे इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। बट ये एक लिमिट तक ही ऐसा हो सकता है। अगर एक रिक्वायरमेंट के बाद हम लोग और ज्यादा लेबर्स को इंक्रीज करते जाए, देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका एक बेकरी शॉप है एंड उस बेकरी में 2 अवन है, ठीक है, एंड उस 2 अवन के अगेंस्ट में देयर इज जस्ट वन वर्कर who is making the batter for the cake, who is also baking and who is also icing, packing, doing everything on its own। तो उसमें क्या होता है कि वो अकेला वर्कर उस पूरे 2 अवन का जितना भी फुलर यूटिलाइजेशन करने का है रिसोर्स का, वो अकेला नहीं कर पाता है, राइट। बट द मोमेंट आप मान लीजिए 2 या 3 या 4 वर्कर को ले आते हो, 3 वर्कर को ले आते हो, तो अब तो काम बांटा जा सकता है, वेयर वन पर्सन कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन मेकिंग योर बैटर, द सेकंड पर्सन कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन बेकिंग द केक एंड द थर्ड पर्सन कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन आइसिंग द केक। तो उससे प्रोडक्शन रैपिडली जल्दी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग और वर्कर्स को भी हायर करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग मोर वेरिएबल फैक्टर्स, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सही लेकिन इंक्रीजिंग स्पीड से नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अवन तो 2 ही है। अब मान लीजिए मैंने 2 पर्सन को रखा है बैटर बनाने के लिए, 2 पर्सन को रखा है बेक करने के लिए, 2 पर्सन को रखा है आइसिंग करने के लिए, तो इन टोटल 6 वर्कर है, तो वो जल्दी प्रोडक्शन हो रहा है। बट मोमेंट मैं और 2 वर्कर को ले आऊं जहां पे अब 4 लोग बैटर बनाएंगे, अवन तो 2 ही है, अब 4 लोग जल्दी बैटर तो बना देंगे, लेकिन अवन सिंस 2 है वो तो अपना ही टाइम लेगा बेक करने में केक को, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सही, लेकिन इनिशियल स्टेज में जो इंक्रीजिंग पेस से इंक्रीज किया वो सेकंड टाइम उतना इंक्रीजिंग पेस से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फिक्स फैक्टर्स का साइज कांस्टेंट है एंड प्रोडक्शन को स्केल अप करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इट इज नेसेसरी कि दोनों लेबर के साथ साथ फिक्स फैक्टर्स भी इंक्रीज होना जरूरी होता है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट इफ वी कंटिन्यूअसली गो ऑन इंक्रीजिंग आवर वेरिएबल फैक्टर, हमारा प्रोडक्शन एक लिमिट तक तो इंक्रीज होता है, बट देन उसके बाद हमें डिक्रीजिंग रिटर्न यानी घटना शुरू हो जाता है प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जो फेज आप देख रहे हो 30 से 10 वाला, दिस डिपिक्ट्स दैट देयर इज अ डिक्रीजिंग रिटर्न इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एंड एक पॉइंट के बाद अब मान लीजिए इस लैंड का मैंने एग्जांपल लिया कि इस लैंड का कैपेसिटी है 150 क्विंटल क्रॉप्स देने का, तो अगर 150 क्विंटल क्रॉप्स अटेन हो जाए 6 लेबर्स को हायर करके, अगर मुझे 150 क्विंटल क्रॉप्स जितना वो टोटल दे सकता है मिल जाए, उसके बाद अगर मैं 7th लेबर को हायर करूंगा, तो क्या लैंड एक्स्ट्रा लेबर को देख के खुश होकर ज्यादा आउटपुट देना शुरू कर देगा? दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो इन दैट केस जो हमारा एक पॉइंट के बाद रिटर्न आता है वो हो जाता है नथिंग, 0। सो चेंज जो आएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना एक्सट्रैक्ट हो सकता था फिक्स फैक्टर से एक्सट्रैक्ट हो गया। एंड उसके बियॉन्ड अगर 0 आउटपुट आने के बाद भी इफ आई गो ऑन इंक्रीजिंग माई वेरिएबल फैक्टर, वेयर आई शुड स्टॉप कि अब इसके बाद मुझे और हायर नहीं करना चाहिए, बट स्टिल इफ आई हायर थिंकिंग कि चलो अगर कुछ और एक्सटेंड तक प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए, तो आपने कहावत सुना होगा दैट टू मेनी कुक स्पॉइल्स द ब्रॉथ, राइट। टू मेनी कुक स्पॉइल्स द ब्रॉथ। सो क्या होगा अगर मोर देन रिक्वायर्ड वेरिएबल फैक्टर्स विल कम एंड स्टार्ट वर्किंग, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल देम, टू मैनेज देम, एंड एक्सेसिव वर्कर्स की वजह से देयर स्टार्ट्स टू हैपन अ डिले इन द ऑपरेशन, डिले इन द वर्किंग, कि जो काम कम लेबर में जल्दी हो सकता था, अब बहुत सारे वर्कर्स को लाके हमने इतना केओस एंड कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि वही काम जो मेरे को 2 महीना लगता था करने में, वहां मुझे 4-5 महीने लग जा रहे हैं, क्योंकि उनको हैंडल नहीं किया जा रहा है। सो इन दैट केस हमें नेगेटिव रिटर्न आना शुरू हो जाता है एक पॉइंट के बाद, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न। तो ये जो मैंने आपको अभी बिहेवियर बताया कि अगर हम लोग कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाए,
तो हमारे जो रिटर्न्स, जो आउटपुट है, वो 3 केसेस में आएंगे, ठीक है। दिस इज अ यूनिवर्सल बिहेवियर। 3 केसेस में आएगा दैट अगर इनिशियल स्टेज पे, इनिशियली हम लोग कॉन्स्टेंटली वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते जाए ऑन द गिवन फिक्स्ड फैक्टर्स, हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा पहले। एक पॉइंट के बाद इवेंचुअली बाद में हमें डिक्रीजिंग रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। एंड जनरली सारे प्रोड्यूसर्स डिक्रीजिंग रिटर्न में जब टोटल प्रोडक्ट जितना आ सकता था आ जाए, यानी कि एक्स्ट्रा लेबर को हायर करके अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है, या अगर जीरो हो जा रहा है, तो सारे रैशनल प्रोड्यूसर्स वहां पे रुक जाते हैं। दे स्टॉप ओवर देयर, दे डोंट हायर एनी अदर एडिशनल वर्कर। बट स्टिल उसके बाद भी अगर हमने इफ वी कॉन्स्टेंटली गो ऑन इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स, देन हमें नेगेटिव रिटर्न आना शुरू हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें अगर हम लोग कॉन्स्टेंटली वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते जाए गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर्स के ऊपर, सो इफ वी गो ऑन अप्लाइंग मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑन द गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट बाद में देखते हैं, पहले रिटर्न्स के बारे में समझते हैं। तो हमें क्या समझ में आया, कैसे रिटर्न्स आएंगे? 3 केसेस में रिटर्न्स आएंगे। पहला इंक्रीजिंग रिटर्न आएगा इनिशियली हमें, ठीक है, इनिशियली वील गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बाद में इवेंचुअली वी विल गेट डिक्रीजिंग रिटर्न्स, एंड देन एक पॉइंट के बाद वील स्टार्ट गेटिंग नेगेटिव रिटर्न्स। नेगेटिव रिटर्न, ये जो बिहेवियर आपने समझा, ये बिहेवियर यूनिवर्सल बिहेवियर है, ठीक है, इसीलिए इसको लॉ बोला जा रहा है। इट्स अ यूनिवर्सल बिहेवियर, तभी तो इसको लॉ बोलते हैं ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, के ऐसा ही होता है शॉर्ट रन में अगर हम लोग कॉन्स्टेंटली वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई करते जाए। नाउ अब आप ध्यान से समझो, मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ हो क्या रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, एंड देन बाद में नेगेटिव हो जा रहा है, राइट। तो इसी के हिसाब से, इसी मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग अब बनाएंगे टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट जो कि हम लोग क्या जानते हैं कैसे मिलेगा, समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट करके, राइट, मार्जिनल प्रोडक्ट को एड अप करके मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, 20, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट 20 है। उसके बाद +30 विच इज 50, +40 विच इज 90, +30 दैट इज 120, +20 दैट इज 140, +10 दैट इज 150। अब देखिए हमारा लैंड का कैपेसिटी कितना था, 150 क्विंटल मैंने बोला था आपके लैंड का कैपेसिटी है। तो अगर 150 क्विंटल आ गया, उसके बाद भी अगर मैंने 7th लेबर को हायर किया, तो उससे हमारा रिटर्न्स इंक्रीज नहीं हो जाएगा, इसीलिए मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो गया, मतलब टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे आ गया, मैक्सिमम, एंड साथ ही साथ वहां आके क्या हो गया, कांस्टेंट, रुक भी गया है, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट रुक भी गया है मैक्सिमम एंड कांस्टेंट होके। एंड उसके बाद अगर 8th वर्कर, 9th वर्कर एंड 8th और 9th वर्कर को हायर कर रहे हैं जो कि नेगेटिव रिटर्न ला रहे हैं, सो 150 - 10 विल बी 140 एंड 140 - 20 विल बी 120। सो एक पॉइंट के बाद अगर हम लोग मोर देन रिक्वायर्ड वेरिएबल फैक्टर्स को हायर करना शुरू करेंगे, तो देन व्हाट स्टार्ट्स टू हैपन इज दैट वी से टू मेनी cooks spoil the broth, it starts to apply, ठीक है, too many cooks spoils the broth, ये सिचुएशन होना शुरू हो जाता है जहां पे हमारा टोटल प्रोडक्ट विल स्टार्ट टू डिक्रीज। नाउ ध्यान से बिहेवियर को समझिए, ठीक है, क्या है यहाँ पे बिहेवियर, क्या आप इनिशियली देखो यहां से यहां तक, दैट अगर हम लोग कॉन्स्टेंटली वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो हमारे जो रिटर्न्स है वो आ तो रहे हैं, लेकिन वो किस प्रपोर्शन से आ रहे हैं, कितना का चेंज है, पहले तो 20, उसके बाद 30 का चेंज है, उसके बाद 40 का चेंज है, राइट। सो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो कर रहा है, बट किस प्रपोर्शन से इंक्रीज कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग प्रपोर्शन। 30 का चेंज है, 40 का चेंज है, ठीक है।
उसके बाद भी टोटल प्रोडक्ट जो है इट इज स्टिल इंक्रीजिंग, इट इज स्टिल इंक्रीजिंग, बट इस बार प्रपोर्शन क्या है देखिए आप, 30 का चेंज है, 20 का चेंज है, 10 का चेंज है एंड 0 का चेंज है. सो इट इज स्टिल इंक्रीजिंग बट दिस टाइम एट अ डिक्रीजिंग रेट. It is increasing at a decreasing rate, decreasing proportion. एक पॉइंट के बाद टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे आ जा रहा है एंड कांस्टेंट हो जा रहा है विच आई हैव रिटन. एंड उसके बाद उसके बियॉन्ड व्हाट हैपेंस इज दैट इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, हमारा टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू डिक्रीज. It starts to decrease. और इसी को हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बोलते हैं, जिसका स्टेटमेंट है that if we go on adding more and more of variable factors on the given amount of fixed factor, what happens to total product? आपने अभी सीखा total product initially increases at an increasing rate and then eventually बाद में it starts to increase at a decreasing rate, at a diminishing rate, and later on it reaches its maximum and remains constant, and then it starts to decline, it starts to fall. तो यही स्टेटमेंट है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का कि अगर हम लोग कंटिन्यूअसली वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाए गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर पे, हमारे रिटर्न्स जो हमारे टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग प्रपोर्शन से, बिकॉज ऑफ द फैक्ट क्योंकि एडिशनल लेबर इंक्रीजिंग रिटर्न्स लेके आ रहे हैं, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है. उसके वजह से प्लीज याद रखिएगा दैट मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो है रेट ऑफ चेंज. किसका रेट ऑफ चेंज? वो रेट ऑफ चेंज है टोटल का. सो मार्जिनल जैसे चेंज होगा टोटल उस हिसाब से, उस प्रपोर्शन से चेंज होगा. जैसे आपने पढ़ा था ना कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट. सैटिस्फैक्शन, हमारा टोटल सैटिस्फैक्शन जो है इट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट. व्हाई? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी वाज कंटिन्यूअसली डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो बोल के TU वाज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट. यहां पे मार्जिनल यानी जो रेट ऑफ चेंज है इट इज इंक्रीजिंग, बोल के टोटल इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, एट एन इंक्रीजिंग प्रपोर्शन. उसके बाद यहां से तो ये बिहेवियर तो आपका किया हुआ है ना टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी वाला हिस्सा में, ये तीन जो है कि व्हेन मार्जिनल इज डिक्रीजिंग टोटल इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. व्हेन मार्जिनल बिकम्स जीरो total reaches its maximum and remains constant, and when marginal turns negative total starts to decrease. ये तीन तो आपने यूटिलिटी वाले में भी किए हैं. ये आप कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा सीखे कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग टोटल इज टू इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट. सो मार्जिनल के हिसाब से टोटल का रेट ऑफ चेंज प्रपोर्शन डिसाइड होता है. ठीक है, चलिए आइए डायग्राम बनाएंगे अब हम लोग इसका, उसके बाद हम लोग बाद में एवरेज प्रोडक्ट करेंगे. सो चलो लेट्स गो. पहले शुरू करते हैं अपना टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ के साथ. ठीक है, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस प्लीज यहां लेबर लिखिएगा क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स के साथ शॉर्ट रन में एसोसिएशन दिखा रहे हैं. वहां पे क्वांटिटी मत लिख दीजिएगा क्योंकि क्वांटिटी यहां आ जाएगा. दैट इज टोटल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट इटसेल्फ इज योर क्वांटिटी और आउटपुट. ठीक है, आइए मार्किंग शुरू करते हैं. फर्स्ट लेबर, सेकेंड लेबर, थर्ड लेबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एथ एंड नाइन्थ. ठीक है, एंड 150 तक हाईएस्ट जा रहा है. सो मैं 20-20 का गैप ले लेता हूं. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 एंड 160. ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए अगर हमने जीरो लेबर को एम्प्लॉय किया होता यहाँ पे. ठीक है, यहाँ जीरो अगर लेबर को एम्प्लॉय किया होता तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या आता है? निल, नथिंग, कुछ नहीं. सो टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाता? जीरो हो जाता, कुछ भी नहीं होता. सो इसीलिए हम लोग शुरू करेंगे ओरिजिन के साथ दिखाते हुए दैट व्हेन
नो लेबर इज एम्प्लॉयड, व्हाट विल बी आवर टोटल प्रोडक्ट? नथिंग, जीरो। सो इसीलिए जीरो से शुरू करते हैं टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, जीरो पे जीरो। नाउ फर्स्ट यूनिट पे, फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर पे टोटल प्रोडक्ट कितना आ रहा था आपका? 20 शेड्यूल के हिसाब से 20। सेकेंड पे इट वॉज कमिंग टू 50, सो यहां कहीं पे आएगा 50, राइट? 40 और 60 के बीच में सेकेंड पे इट वॉज 50। थर्ड पे इट वॉज 90, सो 90 आ जाएगा 100 और 80 के बीच में, सो थर्ड पे इट इज 90, यहां कहीं पे। नाउ इसको अगर आप ज्वाइन करें तो आप क्या देखेंगे? आपको कुछ इस प्रकार से कर्व जाते हुए दिख रहा है बाहर तरफ, राइट? सो बेसिकली योर टोटल प्रोडक्ट इनिशियली लुक्स लाइक दिस, इट इज कॉनकेव अपवर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं दैट दिस इज कॉनकेव अपवर्ड, ऊपर तरफ से कॉनकेव बन रहा है, ठीक है। एंड मैंने आपको सिखाया भी था ना कि अगर कोई भी ग्राफ का आपको रेट ऑफ चेंज जानना है, निकालना है, तो आप बार ग्राफ्स बना सकते हो, राइट? आप बार ग्राफ बना सकते हो। तो ऐसे बार ग्राफ बना के उसको ज्वाइन करके आप रेट ऑफ चेंज देख सकते हो। क्या आप देख पा रहे हो? यहां पे चेंज, फिर यहां का देख पा रहे हो कि ये थोड़ा सा बढ़ गया, फिर यहां का देख पा रहे हो ये थोड़ा सा और बढ़ गया, यहां का देख पा रहे हो कि ये थोड़ा सा और बढ़ गया। सो मतलब कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कर्व इंक्रीज तो कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग बट एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग बट एट एन इंक्रीजिंग रेट। आई होप दैट इज क्लियर। एंड इसीलिए टोटल प्रोडक्ट ऐसे जाते हुए हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फोर्थ लेबर पे हमारा आउटपुट था 120 यूनिट, सो फोर्थ लेबर पे हो जाएगा 120 यूनिट, यानी यहां पे। उसके बाद फिफ्थ पे था 140 यूनिट, फिफ्थ पे था 140 यूनिट यहां पे। सिक्स पे था 150 यूनिट, थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूं, सिक्स पे था 150 यूनिट, सो 150 हो जाएगा 140 और 160 के बीच में 150 यूनिट। सेवेंथ पे था 150 यूनिट जो कि सेम रहेगा 150 यूनिट। उसके बाद एट्थ पे है आपका 140 यूनिट्स विच इज अगेन एट्थ पे इट इज 140 यूनिट, सो यहां आएगा। एंड देन नाइन्थ पे इट वाज अगेन 120 यूनिट्स, सो नाइन्थ पे इट इज 120 यूनिट। तो अगर आप इस एरिया को ज्वाइन करो, चलो मैं दूसरे कलर से ज्वाइन करता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करो तो क्या आपका ये हिस्सा, ये वाला पार्ट कुछ किया हुआ नहीं लग रहा है? क्या आपने टोटल यूटिलिटी में ये सिर्फ ये हिस्सा नहीं देखा था? लाइक दिस इज हाउ योर टोटल यूटिलिटी वाज, एंड जहां टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम था, मार्जिनल यूटिलिटी वहां जीरो होके नेगेटिव चला जा रहा था, इफ यू रिमेंबर, राइट? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी हमने किया था। हाँ, बस एडिशनल क्या आया है प्रोडक्शन में, तो पूरा सेम है ये, तो बस एडिशनल ये आया है कि टोटल प्रोडक्ट इज इनिशियली इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग rate up till this point, it is increasing at an increasing rate, and ये yellow line जो है इस पोर्शन, ये पोर्शन डिपिक्ट कर रहा है that it is increasing at a diminishing rate later on। यहां पे it reaches its maximum and remains constant, 150 is the maximum, and then it starts to decline, it starts to fall। यानी क्या आपको प्लॉट करके एग्जाम में दिखाना पड़ेगा? जी नहीं, आपको प्लॉट करके एग्जाम में नहीं दिखाना पड़ेगा, आप एकदम फ्री हैंड डायग्राम, एक बार आपने सीख गया, आप पहले एक बार प्लॉट कर लेना जब घर में प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि उसके बाद आपको शेप समझ में आ गया कैसा है, तो फिर आप फ्री हैंड भी बना सकते हो। देखो मैं आपको फ्री हैंड भी बना के दिखा देता हूं। आपने क्या सीखा? कनकेव अपवर्ड इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, सो दिस इज योर कॉनकेव अपवर्ड, राइट? एक डॉट लगा दो ऐसे यहां पे, एंड देन आपने टोटल यूटिलिटी वाला तो किया है ना ग्राफ इस टाइप का, this is called concave downward, right? this is called concave downward। तो ये तो आपने किया है, तो बस इसी को उठा के इसके ऊपर रख दो, यानी it is concave downward like this। so ये बन जाएगा आपका टोटल प्रोडक्ट का डायग्राम, ठीक है? लेबलिंग कर देना, which is your labor over here on the x axis origin, and यहां आ जाएगा आपका टोटल
प्रोडक्ट ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये मैंने कहां से बनाया? ये मैंने यहां से बनाया प्लॉट करके आपको सिखाने के लिए। क्लियर? गॉट इट? अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट भी बनाएंगे। सो मार्जिनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पकड़ेंगे ये दोनों का जोन। ठीक है, ये दोनों का जोन, क्योंकि जब तक टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज टू इंक्रीज। देखो एमपी इंक्रीज हो रहा है। आ जाओ साथ साथ में रिलेशनशिप भी लिख लेते हैं ताकि आपको इजी हो, समझ में आए। सो आई राइट रिलेशन बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल प्रोडक्ट, जिसमें पहला रिलेशनशिप है कि व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, स्केड्यूल के ऊपर भी आप नजर रखिएगा, दैट व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, total product is increasing but at an increasing rate, right? Then second relation है that when marginal product is decreasing, देखो जब marginal product decrease हो रहा है 30 20 10, then also total product is increasing but at a decreasing rate, at a diminishing rate. तीसरा relation है, third relation है that when marginal product becomes equal to zero, जब marginal product 7th लेबर पे जीरो हो जा रहा है, सेवेंथ लेबर पे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जा रहा है, देन टोटल प्रोडक्ट बिकम्स मैक्सिमम, टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एंड रिमेन्स कांस्टेंट एज वेल। ठीक है, ओवर देयर इट रिमेन्स कांस्टेंट। एंड चौथा रिलेशन है दैट व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव, जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जा रहा है -10 -20, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू फॉल। सो हमें काम है ये सेकेंड रिलेशनशिप का एंड थर्ड रिलेशनशिप का, क्योंकि इनके हिसाब से टोटल प्रोडक्ट कहां तक इंक्रीज किया है इंक्रीजिंग रेट में? यहां तक, इस रेड वाला लाइन तक इट हैज इंक्रीज्ड एट एन इंक्रीजिंग रेट। नाउ इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को जहां पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज किया है एट एन इंक्रीजिंग रेट, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट है जहां से टोटल प्रोडक्ट अपना स्लोप चेंज कर ले रहा है। सो उसको मैथमेटिकली हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ऐसा पॉइंट जहां से कोई भी कर्व अपना रेट ऑफ चेंज यानी कि स्लोप को चेंज करता है। सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो यहां तक टोटल प्रोडक्ट ने इंक्रीज किया इंक्रीजिंग रेट में एंड उसके बाद इंक्रीज करा डिमिनिशिंग रेट। सो यहां से मैं कर दूंगा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट तक, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप, एंड जहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे है यानी कि 7th यूनिट पे, वहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है गिरते गिरते, राइट? तो यहां से मैं कर दूंगा अपना सेकंड परपेंडिकुलर ड्रॉप। उसके बाद आ जाइए, मैं आपको पहले मार्जिनल प्रोडक्ट को इसी में प्लॉट करके दिखा देता हूं। लेट मी शो यू मार्जिनल प्रोडक्ट प्लॉटिंग ऑन दिस सेम डायग्राम एंड देन उसके बाद हम लोग एक सेपरेटली दोनों को अलग अलग ग्राफ में बनाएंगे। सो मार्जिनल प्रोडक्ट कहां से शुरू हो रहा है? आपके फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट से। सो मार्जिनल प्रोडक्ट भी स्टार्ट होगा यहां से, ठीक है, क्योंकि जीरो पे तो मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ नहीं है। सो फर्स्ट लेवल पे इट इज 20, सो 20 से शुरू होगा एंड देन उसके बाद सेकेंड यूनिट पे इट इज 30, सो 30 हो जाएगा, आई होप आपको दिखाई दे रहा है, 30 हो जाएगा 20 और 40 के बीच में, यहां आ जाएगा 30 एंड देन इट इज 40, थर्ड यूनिट पे मार्जिनल प्रोडक्ट इज 40 मतलब यहां पे इट इज मैक्सिमम पे, राइट? एंड देन फोर्थ यूनिट पे अगेन इट इज 30, देन फिफ्थ यूनिट पे इट इज 20, सिक्स यूनिट पे इट इज 10, सेवेंथ यूनिट पे इट इज 0 एंड देन इट इज -10 एंड देन इट इज -20। तो अगर आप इसको ज्वाइन करो और देखो तो कैसा निकल के आ रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट, ऐसे इंक्रीज किया
वहां तक जहां पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करा इंक्रीजिंग रेट पे, जैसे ही टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करा डिमिनिशिंग रेट पे, मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू डिक्रीज. जहां टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट्स becomes equal to 0 and then it goes negative. तो आप इसको छोड़ दो, आपने ये हिस्सा तो किया है ना मार्जिनल यूटिलिटी के तरह है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे मार्जिनल यूटिलिटी यूज्ड टू डिक्रीज बिकम 0 एंड देन गोज नेगेटिव. तो सेम तो वैसा ही है, खाली एक्स्ट्रा आ गया, एडिशनल आ गया, दैट मार्जिनल प्रोडक्ट इज राइजिंग व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन मार्जिनल प्रोडक्ट इज राइजिंग. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कंसेप्चुअल ग्राफ. ठीक है, ये तो हो गया आपका कंसेप्चुअल ग्राफ. अब आप क्या इसको एक ही डायग्राम में बना के आओगे? जी नहीं, आप इसको अलग डायग्राम में बनाओगे. तो इसीलिए आप क्या करोगे, क्यों मैंने बोला कि आपको सेकंड और थर्ड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि जहां पे टोटल प्रोडक्ट अपना स्लोप चेंज कर रहा है वहां पे मार्जिनल इंक्रीज होके मैक्सिमम होके वहीं से डिक्रीज करना शुरू कर देता है. एंड जहां पे टोटल प्रोडक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम, मार्जिनल को वहां पे 0 होना है. तो ठीक है, तो आप ऐसे परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर लोगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट से, मैक्सिमम पॉइंट से, एंड इसके नीचे एक और क्वाड्रेंट को हम लोग बनाते हैं. ठीक है, लेट मी मेक वन मोर क्वाड्रेंट ओवर हियर. y axis origin, x axis I'll write labor and I'll write marginal product over here. ठीक है, marginal product. अब आप क्या करो कि इसी परपेंडिकुलर को नीचे तक आप एक्सटेंड कर दो ऐसे. ठीक है, इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया. अब आप खुद रिलेशनशिप को याद करो. When total product is increasing at an increasing rate, marginal product is to increase. देखिए marginal product ऐसे increase करेगा. When total is increasing at a diminishing rate, marginal इसी point के बाद से it starts to decrease, it starts to fall. When total product reaches its maximum and remains constant, marginal becomes equal to 0. वो यहां पे 0 होगा जहां पे टोटल इज मैक्सिमम. एंड व्हेन टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन डिक्रीज, मार्जिनल प्रोडक्ट गोज नेगेटिव, एमपी बिकम्स नेगेटिव. तो ये बन गया आपका मार्जिनल प्रोडक्ट. अब आप देखो कि आपको कुछ भी टफ लगा, इसमें कुछ भी ऐसा था जो नहीं समझ में आया. सो अप टिल टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक, point of inflection तक, when total product is increasing at an increasing rate, marginal product is to increase. Now आपके ISC फ्रैंक टेक्स्ट बुक में दिया है कि marginal product को हमें origin से बनाना है. देखिए it has been a matter of debate since many years, क्योंकि marginal 0 से शुरू actually होना नहीं चाहिए, क्योंकि when your labor, amount of labor that is employed is 0, marginal product has to be nothing, nil, कुछ भी नहीं आएगा change. बट स्टिल आपके फ्रैंक टेक्स्ट बुक में उसको ओरिजिन से बनाया, तो हम लोग भी यहाँ पे एडवाइस करते हैं बच्चा लोग को ओरिजिन से बनाने के लिए, क्योंकि दैट इज व्हाट काउंसिल दे एक्सेप्ट एज एन आंसर. सो लास्ट ईयर मेनी ऑफ द टीचर्स टोल्ड मी दैट इट डजंट मैटर whether you make it from origin or if you started from the first level of output, both are acceptable, दोनों ही चलेंगे. ठीक है, बट स्टिल वी एडवाइस, क्योंकि फ्रैंक में है तो उसको भी आप ओरिजिन से ही बना दीजिएगा. ठीक है, इसको भी ओरिजिन से ही बना दीजिएगा. सो अप टिल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन व्हेन टोटल इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एंड रीचिंग इट्स मैक्सिमम. ठीक है, इन्फ्लेक्शन पे वो आके मैक्सिमम हो जा रहा है. व्हेन टोटल इज स्टार्टिंग टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, इट इज फॉलिंग, बट इट इज पॉजिटिव, अभी तक 0 नहीं हुआ है. व्हेन टोटल रीचेस इट्स मैक्सिमम, मार्जिनल बिकम्स इक्वल टू 0 ओवर हियर एट दिस पॉइंट. And when total starts to decrease, marginal turns negative, MP becomes negative. So ये हो गया आपका 4 relationship between total and marginal product. I hope that is clear. काफी भारी concept हो गया है, पहले आप इसको यहाँ तक समझिए. I'll stop till here. In my next video, I'm going to come up with your average product and उसके concepts को clear करेंगे, causes करेंगे, rational producer decision करेंगे, and I think next part में ही आपका chapter भी wrap up हो जाएगा. So I hope you are liking my content, and if you are, then please do like, share, subscribe and share it with your friends so that major number of students can benefit from such quality content. आपके कोई भी doubts होंगे तो please उसको comment section में drop जरूर कर दीजिएगा. I'm going to take it up. I'll see you soon. Till then, keep smiling, keep studying.
Take care. Bye bye.